नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी ईपीएफओ के मॉडल पेपर 5 को। और जो क्वेश्चन आज आपके डिस्कस होंगे वो होंगे आपके 61 to 70, 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो होता है खासकर कंप्यूटर में जो आपको, जैसे आउटपुट डिवाइस का मतलब जैसे आपका मॉनिटर हो गया जो आउटपुट देते हैं। एक्चुअली में 3 प्रोसेस होती हैं आपकी। एक होती है इनपुट की, फिर आपका प्रोसेस होता है डाटा, और फिर प्रोसेस होने के बाद डाटा क्या देता है, आउटपुट दे देता है। बात समझो। इनपुट डिवाइस की जैसे बात करूँ तो कीबोर्ड है, प्रोसेसिंग का काम होता है सीपीयू का, और मॉनिटर क्या होता है आपका, जैसे मॉनिटर क्या आपका एक आउटपुट डिवाइस है। तो अगर माइक की मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा माइक जो लगा होता है ये आपके फ़ोन पे लगा होता है ना फ़ोन पे। और फ़ोन पे कहाँ पे लगा होता है, नीचे की तरफ लगा होता है, नीचे की तरफ लगा होता है। माउस की बात करें तो ये एक एक इनपुट डिवाइस है आपका, इतना तो क्लियर होगा, इनपुट डिवाइस है। अगर कीबोर्ड की बात करूँ तो ये भी इनपुट डिवाइस है। और अगर मैं स्पीकर की बात करूं तो आपने ये देखा होगा ये भी फ़ोन पे लगा होता है, ऊपर की तरफ लगा होता है, लगा होता है ना, ऊपर की तरफ लगा होता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं स्पीकर की, तो स्पीकर में क्या होता है कि आपको आवाज़ सुनाई देती है। स्पीकर में आपको क्या देती है, आवाज़ सुनाई देती है। माइक के थ्रू बोला जाता है, माइक के थ्रू बोला जाता है। तो ये तो किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है आपका इनपुट का, ये तो बोला जा रहा है ना। जबकि रिजल्ट कौन दे रहा है, मतलब आवाज़ कहाँ से आ रही है, स्पीकर से आ रही है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, आउटपुट डिवाइस होता है रिजल्ट ओरिएंटेड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। आंसर बनेगा आपका क्या, स्पीकर। तो लिखा हुआ है एन आउटपुट डिवाइस इज अ पीस ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर दैट रिसीव द डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड देन ट्रांसलेट द डाटा इनटू द अनदर फॉर्म। दैट फॉर्म्स मे बी ऑडियो विजुअल टेक्सचुअल और द हार्ड कॉपी सच एज द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। जैसे प्रिंटर है तो ये भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। राउटर होता है आपका आउटपुट डिवाइस आपका। ठीक है ना। आगे लिखा होता है की डिस्टिंक्शन बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट डिवाइस is that an input device sends data to the computer, whereas an output device receives the data from the computer. Computer speakers are hardware devices that transform the signal from the computer sound card into the audio. Speaker create the sound using the internal amplifiers that vibrates at the different frequencies according to the data from the computer. This produces the sound. स्पीकर के बारे में बात कर लेते हैं, ऑरिजिन देख लेते हैं इसका कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो लिखा है स्पीकर आर एसेंशियल इफ यू वांट अ लाउडर साउंड, surrounded sound, fuller bass or the just higher quality audio. The first internal computer speaker inside the chassis of a laptop was created in the 1981 IBM। याद रखना कि जो आपका फर्स्ट जो आपका क्या था कंप्यूटर था वो भी IBM ने इंट्रोड्यूस किया था। और आपका जो क्या था कि लैपटॉप के अंदर जो आपका क्या होता है स्पीकर इनबिल्ट होते हैं, तो वो भी 1981 में इंट्रोड्यूस कर चुका था आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एक्सटर्नल कंप्यूटर स्पीकर की बात करें तो 1990 से ही आपके स्टोर में क्या हो गए थे, आपके अवेलेबल हो गए थे डिफरेंट स्टोर्स में। Where the computer, gaming, digital music and the other forms of the media became the popular. Some computer speakers are wireless nowadays. आज जानते हैं आपकी ज़्यादातर जो आपके स्पीकर होते हैं वायरलेस होते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू आपके क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं। आउटपुट डिवाइसेज की अगर बात करूँ, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन्स, कंप्यूटर स्पीकर और प्रोजेक्टर क्या होते हैं आपके आउटपुट डिवाइसेज हैं। अच्छा, तो कुछ यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इनपुट हैं, कुछ आउटपुट हैं, और कुछ आपके दोनों तरीके से काम करते हैं। जैसा अगर इनपुट डिवाइसेज की बात करूँ तो कीबोर्ड हो गया, ऑप्टिकल पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, आपका स्कैनर हो गया और बारकोड रीडर हो गया। वहीं अगर आउटपुट डिवाइसेज की बात करूँ तो हेडफोन हो गया, हेडसेट्स हो गया, स्क्रीन हो गई, लेज़र प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया आपका, इंकजेट हो गया, स्पीकर हो गया। वहीं अगर मैं बोलूँ कि दोनों तरीके से जो काम करते हैं, डिजिटल कैमरा, इनपुट आउटपुट दोनों एक ही देता है। पेन ड्राइव हो गई आपकी, इनपुट भी लेता है आउटपुट भी देता है। टच स्क्रीन आपके हो गए, तो वो भी क्या होता है, इनपुट भी उसी में दिया जाता है, आउटपुट भी वही देता है। सीडी और डीवीडी इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं। वेबकैम हो गया आपका, फैक्स हो गया और मॉडेम हो गया आपके। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब जानते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब आया था, 1947 में, पर अब ये क्या हो गया आपका अमेंडेड हो चुका है 2020 में। ठीक है ना। तो इसके तहत मतलब कौन सा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं है, तो लेबर कोर्ट तो आएगी भाई, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को तो लेबर कोर्ट देखती है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल भी उसके लिए बना हुआ है, नेशनल ट्राइब्यूनल भी उसके लिए बना होता है। कंज्यूमर कोर्ट उसके लिए नहीं होती, कंज्यूमर कोर्ट होती कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, जो आपके उपभोक्ता मामलों के होता है ना, जागो ग्राहक जागो, एक बार अभियान चला था बीच में, तो उसके लिए होती है आपकी कंज्यूमर कोर्ट। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा कि जो आपका कंज्यूमर कोर्ट है उसका कोई लेना देना नहीं होता इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी आपके अथॉरिटीज़ हैं। बाकी लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल और नेशनल ट्राइब्यूनल इसके अंतर्गत आते हैं। बात कर लेते हैं तो लिखा हुआ है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट द एक्ट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू रेफर द डिस्प्यूट टू एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी विच इज लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, नेशनल ट्राइब्यूनल।
आगे लिखा अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 रीजन फॉर द डिस्प्यूट कैन बी, क्या क्या हो सकता है भाई डिस्प्यूट की रीजन, तो लिखा डिमांड फॉर द हायर वेगस, कि ज़्यादा आपकी क्या है वेतनमान की मांग की जा रही है, पेमेंट ऑफ द बोनस, जब मैंने बताया था ना बोनस कब तक पेबल होता है, आपको 1 साल के अंदर पे करना ही पड़ता है, और लगभग कितना परसेंट तक हो सकता है, तो मैक्सिमम 20% तक ले जा सकते हो, और कम से कम 8% आपका बोनस रखना होता है आपको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। हायर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए हो सकता है, डिमांड फॉर द गुड्स एंड द सेफर वर्किंग कंडीशन के लिए, इस तरीके से डिस्प्यूट क्या हो सकता है, रीज़न हो सकता है, रीज़न हो सकते हैं आपके डिस्प्यूट्स के। अच्छा मेथड देखें अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट के, तो 3 आते हैं, कॉन्सलेशन आता है, आर्बिट्रेशन आता है, और एडजुकेटिंग आता है, आपका एजुकेशन आता है। तो कॉन्सलेशन होता है, तो कॉन्सलेशन इट इज़ अ नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर इन विच एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी द कॉन्सलेटर असिस्ट द पार्टीज टू अ डिस्प्यूट इन रीचिंग द म्यूचुअली एग्रीमेंट सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। इसमें क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी ली जाती है जो म्यूचुअल एग्रीमेंट करा सकती है दोनों पार्टी के बीच में, फर्स्ट और सेकंड पार्टी के बीच में। आर्बिट्रेशन में आपकी लीगल अथॉरिटी आ जाती है, ये याद रखना, ये नॉन बाइंडिंग होती है कॉन्सलेशन में, यहाँ पे आपकी क्या होती है आगे आपकी एक लीगल अथॉरिटी आती है, लिखा इन दिस द डिस्प्यूट इज सबमिटेड टू एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल विच मेक्स अ डिसीजन ऑन द डिस्प्यूट, जो क्या करता है डिसीजन लेता है। ऊपर तो आपका सेटलमेंट हो रहा है दोनों पार्टीज के बीच में, बोल सकते हैं कि आपका क्या हो रही है, बोल सकते हैं कि म्यूचुअली एग्रीमेंट बनाया जा रहा है कि दोनों क्या हो जाए, मान जाएं किसी बात पे, तो तीसरा व्यक्ति वहाँ पर आता है। पर आर्बिट्रेशन में आपका केस चलता है, और ये जो डिसीजन देगा ना वो डिसीजन कैसा होता है, बाइंडिंग होता है पार्टीज पे, जिसके भी पक्ष में आएगा मानना पड़ेगा। अच्छा एजुकेशन आता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट आपका गवर्नमेंट का इंटरफेयर हो जाता है, तो लिखा हुआ इट इन्वॉल्व द इंटरवेंशन ऑफ द डिस्प्यूट बाय द थर्ड पार्टी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ द डिसाइडिंग द नेचर ऑफ द फाइनल सेटलमेंट। आगे लिखा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट द एक्ट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू रेफर द डिस्प्यूट टू एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी विच इज द लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल एंड द नेशनल ट्राइब्यूनल। याद रखना है लेबर, इंडस्ट्रियल एंड नेशनल। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वर्क्स कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड इफ देयर आर। अच्छा याद रखना वर्कर्स कमेटी जो होती है, वर्क्स कमेटी जो होती है वो तभी आपकी कॉन्स्टिट्यूटेड होगी जब 100 या 100 से ज़्यादा आपके वर्कर्स वहाँ पे होंगे, वरना नहीं होगी। तो लिखा हुआ है कि सेटिंग अप ऑफ द वर्क कमिटी इन एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट विद द 100 और द मोर वर्कर्स फॉर द कंसल्टेशन एंड टू प्रमोट द कॉर्डियल रिलेशन for every establishment employing the 20 of more workmen a grievances redressal committee must be set up। अब देखो क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी स्टेब्लिशमेंट को लेना है एम्प्लॉइंग से रिलेटेड, उसमें आपके 20 से ज़्यादा वर्कर्स होने चाहिए ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी को फॉर्म करने के लिए। बात समझ में आ गई। जबकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी, वर्कर कमेटी को बनाने की बात हो रही है, तो 100 या 100 से ज़्यादा। अच्छा अगर इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे जाएं किसके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के, तो पहले लिखा हुआ द एक्ट अप्लाइज टू एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कैरिंग ऑन द एनी बिजनेसेस trade irrespective of the numbers of the workmen employed therein. Also every person employed in any establishment for the hire including the contract labor and the part-time employee in the covered under this act. The act encourages the arbitration over the dispute between the employers and the employees. अच्छा नेक्स्ट लिखा इट प्रोवाइड फॉर द सेटिंग ऑफ द वर्क कमेटी इन एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट विद 100 और मोर वर्कर्स फॉर द कंसल्टेशन एंड टू प्रमोट द कॉर्डियल रिलेशन फॉर एवरी एस्टेब्लिशमेंट। ये बता दिया मैंने आपका कौन कौन से होते हैं, डिमांड फॉर द हायर वेगर्स हो गया, बोनस हो गया, आपका हायर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हो गया, और आपके गुड एंड द सेवर वर्किंग कंडीशन आ गई। कॉन्सलेशन, आर्बिट्रेशन, एजुकेशन को मैं पिछले क्वेश्चन में क्लियर करवा चुका हूँ, आगे पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट द एक्ट एम्पावर द गवर्नमेंट टू रेफर द डिस्प्यूट टू एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी विच इज लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, नेशनल ट्राइब्यूनल। द राइट टू स्ट्राइक एंड द लॉकआउट has been subjected to the restriction as provided in the act. The act prohibits the strike and the lockout by the workers in the public utility services if the conciliation and the arbitration proceedings are pending and it's empower the government to take the adequate actions. An employer who intend to close down an undertaking need to inform the appropriate government at least the 60 days before the date of the closure। याद रखना कि यहाँ पर क्या करना होगा, लिखा हुआ है देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्या करना पड़ेगा। एन एम्प्लॉयर हु इंटेंड टू क्लोज डाउन एन अंडरटेकिंग नीड टू इन्फॉर्म, जो करना चाहता है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एटलीस्ट 60 दिन पहले डेट ऑफ क्लोजर से। दिस इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन, अच्छा ये कब एप्लीकेबल नहीं होगा, लेस देन द 50 वर्कमैन, जब आपके 50 से कम होंगे, एंड एम्प्लॉयड और वेयर एम्प्लॉयड इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, या जो एम्प्लॉयड या कम होंगे। पर इसकी कंडीशन है, अब बोलोगे यार कि हम तो क्या करेंगे 50 हैं तो 50 से कल के दिन 100 रख देंगे, ऐसा नहीं होता। कम से कम 12 वीक का आपके पास क्या होना चाहिए, वो आपके पास वर्कर होने चाहिए। टू द अंडरटेकिंग सेटअप फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क्स एंड द प्रोजेक्ट एनी अदर एक्सेप्शन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलते हैं द वैल्यू ऑफ द टेराबाइट। अब जो आपके लैपटॉप्स आते पहले गीगाबाइट्स में आते थे,
ठीक है ना, 500 GB इस तरीके से आता था। अब क्या टेराबाइट्स में आता है, 1 TB 2 TB 3 TB इस तरीके से आते हैं। तो एक्चुअल में 1 टेराबाइट जो होता है वो 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर मैं एक निबल की बात करूँ तो 1 निबल जो होता है वो 4 बिट्स के बराबर होता है। सबसे जो बेसिक यूनिट होती है आपकी बिट्स होती है, तो 4 बिट्स में 1 निबल होता है, 8 बिट्स में आपका 1 बाइट हो जाता है। फिर 1 किलो बाइट होता है 1024 बाइट्स के बराबर। मेगाबाइट की बात करें 1024 गीगाबाइट, तो 1 MB में कितना होता है, KB में चलेगा। फिर GB में आपका MB चलेगा 1024 MB। फिर आपका टेराबाइट चलता है, जो आपका चलता है किसमें, 1024 गीगाबाइट्स। फिर टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। याद कर लेना है, निबल का 4 बिट्स होता है, पूछा गया पेपर में, 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। फिर याद रखना है, फिर क्या होता है, बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट, टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज स्पेस बिटवीन योर कंटेंट एंड द एज ऑफ द पेजेस इन MS एक्सेल। तो आपने देखो मार्जिन लगा रहता है ना, जैसे क्या होता है कि बॉर्डरिंग लगा दी जाती है आपकी, क्या लगा दी जाती है, बॉर्डर, यानी कि जो स्पेस आ जाता है आपके चारों तरफ से, तो मार्जिन के थ्रू आता है। तो लिखा हुआ है कि मार्जिन इज द स्पेस बिटवीन योर कंटेंट एंड द एज ऑफ द पेजेस। मार्जिन आर सेट टू नॉर्मल। नॉर्मली आपका क्या होता है, डिफॉल्टर सेट होता है, विच इज 1 इंच स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द ईच एजेस ऑफ द पेज। जो डिफॉल्टर सेट होता है आपका मार्जिन का ना, देखो पेज लेआउट में जाओगे तो एक तो होता है इंसर्ट करना, एक होता है पेज लेआउट किस तरीके से चाहते हो। अगर मैं बात करूं किसकी, आपके MS एक्सेल की, तो उसमें जो पहला आता है मार्जिन आता है। मार्जिन आप अलग अलग तरीके से रख सकते हो, डिफॉल्टर सेट भी कर सकते हो और अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। अच्छा आगे लिखो, यू मे नीड टू एडजस्ट द मार्जिन टू द मेक योर डाटा फिट मोर कंफर्टेबली ऑन द पेजेस। To better align an Excel worksheet on a printed page, you can change the margin, specify custom margins or the center the worksheet either horizontally and vertically। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखो लिखा हो ना, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन आपने देखा होगा कि आप दो तरीके से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में रख सकते हैं, वर्टिकल में रख सकते हैं। आप पेज को इस तरीके से भी रख सकते हैं, मान लीजिए आपका कितना है, ऐसा पेज है, इस तरीके से पेज है, तो पेज आपका ऐसे भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली। अच्छा, पेज मार्जिन आर द ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन योर डाटा एंड द एजेस ऑफ द प्रिंटेड पेज। टॉप एंड द बॉटम पेजेस मार्जिन कैन बी यूज फॉर द थिंग्स सच एज द हेडर फुटर्स यूज करते थे हम, ठीक है ना, आपने देखा होगा हेडर फुटर्स का यूज़ हमने उसमें भी किया है, वर्ड में भी करते हैं यूज़, और पेज नंबर भी आ जाता है नीचे से, ठीक है ना, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, हेडर फुटर, वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं किसको, अपनी हेडलाइंस को। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा था वर्ड स्पैम इज रिलेटेड टू, स्पैम होता है कंप्यूटर से रिलेटेड। और आपने देखा होगा अगर मेल में जाएंगे ना आप, जैसे Gmail में जाएंगे तो वहाँ पे आपके स्पैम मैसेजेस भी रहते हैं। स्पैम जो होते हैं वो आपको नोटिफाइड नहीं होते हैं, और ये क्या होते हैं आपके छुपे हुए रहते हैं, जो आपके इनबॉक्स होता है ना उसमें नहीं आते। स्पैम मैसेज आपके अलग ही चलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं आपके अनऑथराइज जो आपके सोर्सेज होते हैं वहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। तो लिखा इट इज़ द यूज ऑफ द मैसेजिंग सिस्टम टू सेंड एन अनसॉलिसिटेड message to large number of the recipients for the purpose of the commercial advertising. The term is applied to similar abuses in the other media. Usenet, newsgroup spam, instant messaging spam, web search engine spam, spam in blogs, wiki spam, online classified ads spams, mobile phones messaging spams, internet forum spams, junk facts, ट्रांसमिशन स्पैम, मोबाइल्स ऐप्स। आपने देखे होंगे मोबाइल में भी क्या आती हैं, कई सारी स्पैम ऐप्स आती हैं आपकी, बार बार पॉपअप होती रहती हैं आपकी स्क्रीन में, तो स्पैम ही है वो भी। सोशल स्पैम आ गया, टेलीविजन एडवर्टाइजिंग एंड द फाइल शेयरिंग स्पैम से इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्रोसेस चेक टू इंश्योर द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड द कनेक्टिंग प्रॉपरली। तो ये होता है बूटिंग सिस्टम। ये क्या होता है आपका बूटिंग सिस्टम होता है, ये आपने याद रखना है। तो बूटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ऑल्टरनेटिव रेफर टू द एज बूटअप और द समटाइम्स स्टार्टअप। याद रखना बूटअप को स्टार्टअप भी बोला जाता है। बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ द पावरिंग ऑन अ कंप्यूटर एंड गेटिंग इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो आपका जब स्टार्ट होता है ना कंप्यूटर, तो वो बूटअप ही होता है, ठीक है ना। उसका काम होता है आपका क्या, कंप्यूटर को स्टार्ट करना और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना, लोड करना। तो लिखा, तो यहाँ पे सारी चीज़ लिखी हुई मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। देखो, प्रेसिंग द पावर बटन ऑन कंप्यूटर स्टार्टअप एंड द पावर सप्लाई विच सब्सिक्वेंटली प्रोवाइड द पावर टू अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इनसाइड द कंप्यूटर केसेस। आगे लिखा हुआ है इनसाइड, आगे लिखा सेल्फ डायग्नोसिस इज परफॉर्म्ड, खुद में हो जाता है, ऑल्सो नोन एज द पोस्ट जिसे बोला जाता है, टू चेक इफ ऑल द हार्डवेयर इन द कंप्यूटर इज वर्किंग प्रॉपरली। फिर आपका जो बायोस होता है, चेक द हार्ड ड्राइव एंड द बूट, आपका क्या होता है, बूट लोडर काम करना स्टार्ट कर लोकेट इन द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द हार्ड ड्राइव। फिर द बूट लोडर लुक्स अप द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द हार्ड ड्राइव्स एंड द बिगिन लोडिंग द फाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो लिनक्स हो, मैक OS हो सकता है आपका, ये विंडोज हो सकता है। हार्डवेयर ड्राइवर्स आर लोडेड अलाउइंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंटरैक्ट एंड यूटिलाइज द हार्डवेयर कंपोनेंट इनसाइड द कंप्यूटर केस।
If configured in the operating system, a login screen is displayed, allowing user to enter a user name and the password to log in. फिर आता है आपका क्या, उसके बाद जब आपका लोड हो जाता है ना पूरी तरीके से, फिर वो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है अगर आपने लगा रखा है, वरना वो क्या हो जाएगा, आपका सीधे खुल जाएगा कंप्यूटर। तो उसके बाद क्या होता है, आपने पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड डाला, एनी एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कॉन्फ़िगर टू स्टार्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम नोन एज द स्टार्टअप प्रोग्राम आर लोडेड। कॉमन स्टार्टअप प्रोग्राम इंक्लूडिंग द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड द प्रिंटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आगे चलते हैं, चलो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कंपोनेंट इज फास्टर इन टर्म्स ऑफ द स्पीड एक्सेस। अच्छा, 3 तरीके की मेमोरी होती है आपकी। एक प्राइमरी मेमोरीज होती है कंप्यूटर में, एक आपकी सेकेंडरी होती है, और एक आपकी टर्सरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी में जैसे रैम और रोम आ जाता है आपका, सेकेंडरी में आपकी हार्ड ड्राइव आ जाती है, हार्ड डिस्क, और टर्सरी में आपकी जैसे यूएसबी वगैरह आ जाती हैं। तो सबसे फास्ट जो होती है ना, वो होती है प्राइमरी मेमोरीज। अब रैम होती है तो ये कैसे होती है, वोलाटाइल होती है आपकी। जैसे मैं इसको समझाता हूँ आपको किस तरीके से फ़ोन में, और रोम होती है आपके नॉन वोलाटाइल। मैं ऐसे समझा देता हूँ, देखो, जो आप स्पीड बोलते हैं ना कि यार 8 GB की स्पीड है मेरे फ़ोन की, स्पीड कितनी है, 8 GB की है, और जो मेरे उसमें मेमोरी लगी वो कितने GB की लगी हुई, 256 GB की लगी हुई है। तो 256 GB का आपका स्टोरेज है ना, तो उसको रोम बोलते हैं एक्चुअल में। वो नॉन वोलाटाइल होती, मिटती नहीं है। मतलब आपने जैसे कोई मूवी डाउनलोड कर ली, मोबाइल पर अपने रख दी, तो वो रोम में सेव हो जाती है, तो वो मिटती नहीं है, ठीक है ना, तो वो नॉन वोलाटाइल होती है। वहीं अगर रैम की बात करें तो उसमें क्या होता है, इसका काम क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे आपने यूट्यूब में कोई वीडियो देखते हैं ना, यूट्यूब में आपने जैसे अभी वीडियो देखी, फिर आपने उसे कट डाउन कर दिया, हटा दिया, तो थोड़ा देर बाद या आप खोलेंगे 1-2 दिन बाद, तो वो वीडियो वहीं से स्टार्ट हो जाती है आपकी, जहाँ पे आपने छोड़ी थी। ये किस वजह से होती है, रैम की वजह से होती है। रैम वोलाटाइल होती है, मतलब मिट जाती है। कैसे मिटती है, जब अगर आपने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया ना, तो ये मिट जाती है पूरी, इसलिए इसे वोलाटाइल बोला जाता है। और एक फास्टेस्ट मेमोरीज होती हैं आपकी, ये आपने याद रखना है, दोनों की दोनों। उसके बाद सेकेंडरी आती है हार्ड डिस्क, और उसके बाद टर्सरी आती है। तो जो फास्टर होगी इन टर्म्स, तो यूएसबी ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव और रैम, और हार्ड डिस्क ड्राइव में से जो सबसे तेज होती है रैम। मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड द डाटा। अ सिस्टम यूज अ वैरायटी ऑफ द डिवाइसेस फॉर द स्टोरिंग दीज इंस्ट्रक्शंस एंड द डाटा दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ऑपरेशन। प्राइमरी अगर देखें तो द 3 काइंड्स ऑफ द मेमोरी सिस्टम। प्राइमरी आती है मेन मेमोरी जिसे बोला है। प्राइमरी मेमोरी आर द डाटा विच आर करंटली नीडेड बाय द सीपीयू, जो जरूरत होती है सीपीयू को। द प्राइमरी मेमोरी इज अ स्टैटिक डिवाइस, देर इज नो रोटेटिंग पार्ट इन इट। एग्जाम्पल आर द रैम एंड रोम। पहले बात करते हैं रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टोर डाटा दैट इज कंप्यूटर नीड्स टू यूज टेम्परली। टेम्परली मतलब क्या होता है कि कुछ वक्त के लिए यूज़ करता है आपका सीपीयू। तो ये सबसे फास्टेस्ट आपका एक्सेसिबिलिटी देता है, कौन, रैम। कंपेयर टू द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, इट इज़ अ वॉलाटाइल मेमोरी। आपकी कैसे होती है, मिट जाती है। मतलब क्या होती है, जो उसकी मेमोरी वो मिट जाती है, थोड़ा टाइम के लिए यूज़ होती है। द डाटा डिस्पेयर फ्रॉम इट व्हेन द पावर इज ऑफ। डाटा क्या हो जाएगा, वो डिस्पेयर हो जाएगा, जैसे लाइट क्या हो जाएगी, चली जाएगी। अच्छा, फिर आती रीड ओनली मेमोरी। द सिस्टम यूजेज रोम टू बूस्ट इट सेल्फ। इट इज यूज टू स्टोर द स्टार्टअप इंफॉर्मेशन ऑफ द कंप्यूटर। दिस इज कॉल्ड द नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इट रिटेन्स इट कंटेंट इवन इफ द कंप्यूटर लॉस इट्स पावर। मतलब ये आपकी कैसे नॉन वोलाटाइल होती है, आपके कंप्यूटर में सारी चीज़ें रहेंगी। बात समझ में, कहाँ सेव हो जाती हैं आपकी, तो वो कहाँ हो जाती है, रोम में सेव हो जाती हैं। कैश मेमोरी की बात करें, तीसरी जो मेमोरी आती है, ये भी प्राइमरी मेमोरी का भाग है। देखा, स्टोर द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन द डाटा दैट इज कंप्यूटर यूजेस मोर फ्रिक्वेंटली। ये उन चीज़ों को सेव करते हैं जो आप बार बार अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो कैश मेमोरी बन जाती है। आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि अगर आपका सिस्टम क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, खासकर अब तो कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मेनली क्या होता है कि आपका जितना भी काम होता है ज़्यादातर आपके फ़ोन में हो जाता है। तो जब आप क्या करते हैं, मेमोरी फ्री करवाते हैं, तो आपने देखा होगा कैश मेमोरी होती है उसमें। तो कैश मेमोरी क्या करता है, जिस चीज़ को आप काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखते हैं, तो आपकी कैश मेमोरी में आ जाता है, बार बार वो आपको वो चीज़ दिखाता है, तो आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं। द प्रोसेसर्स कैन एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कैश rather than having to get it from the computer main memory। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो लिखा इट इज़ द स्टोरेज दैट सीपीयू कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली। मतलब सीपीयू उनका डायरेक्ट यूज़ नहीं करता है, जैसे प्राइमरी में करता है। द कंटेंट फर्स्टली नीड टू बी कॉपीड इनटू द रैम। पहले क्या होता है, आपका रैम में कॉपीड होगा, फिर उसके बाद आपका ट्रांसफर होगा सीपीयू में। पहले प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, फिर जाके आपका किस में जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा। इट स्टोर द डाटा दैट कैन बी इजिली रिट्रीव्ड ओनली बाय द मेन मेमोरी and used by the processor for the example hard disk। टर्सरी मेमोरी आती है, इट इंक्लूड द मैकेनिज्म टू इंसर्ट और रिमूव। मतलब आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं और वापस निकाल सकते हैं तुरंत। मास स्टोरेज मीडिया इनटू अ स्टोरेज डिवाइस। इट इज़ यूजफुल फॉर द एक्सटेंसिव डाटा स्टोरेज। तो जैसे आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी आ जाती है, यूएसबी ड्राइव्स आ जाते हैं। तो अगर इनमें से बात की जाएगी तो आपका जो फास्टेस्ट होता है वो कौन सा रैम होता है, ये आपने याद रखना है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द अमेंडमेंट टू द लेबर कोड्स ऑन द September 8, 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहले लिखा हुआ है इट प्रोहिबिट द स्ट्राइक इन द एस्टेब्लिशमेंट विदाउट एनी एक्सेप्शन। नहीं, ये तो आपका राइट है ना, राइट टू वर्क है आपका, आर्टिकल 41 बोलता है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं भाई, आप क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके हितों की क्या नहीं हो पा रही, रक्षा नहीं हो पा रही, तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो पहला तो आपको गलत हो गया। पहला जैसे गलत हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये तो आ नहीं सकता। अब ये भी नहीं आ सकता ऑल द अब, या 2-3 होगा या 2-3-4 होगा। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल वुड ऑल्सो भी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। बताया था मैंने, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल आ जाता है आपका, आता कि नहीं आता, आपका नेशनल ट्राइब्यूनल आ जाता है, ठीक है ना। और आपकी अथॉरिटी भी आ जाती है। यहाँ पे बताया था, देखो मैंने आपको, यहाँ पर 3 चीज़ें थी ना, 3 चीज़ों के हिसाब से आपकी चीज़ें चलती हैं। आपके दो ट्राइब्यूनल ही आ जाते हैं, नेशनल ट्राइब्यूनल आ जाता है और इंडस्ट्रियल आपका क्या आ जाता है, ट्राइब्यूनल आ जाता है कि नहीं आ जाता। उसके अलावा क्या आ जाता है, लेबर कोड आ जाता है आपका। तो ये आपने याद रखना है। तो जो ये बनेगा वो आंसर के बन जाएगा आपका, सही बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरा सही है भाई, दूसरा तो सही है, मतलब अब ये सही है तो ये सही, ठीक है। अच्छा, फिर देखते हैं तो कौन सा है। अच्छा, वैसे याद रखना कि पहले आपको चौथा चेक करना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो सही हो गया तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, वरना 2-3 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, द बिल रिकग्नाइज द ट्रेड यूनियंस, बिल्कुल करता है भाई, ट्रेड यूनियंस को आपको क्या करता है, रिकग्नाइज करता है, ठीक है ना। और इट सब्स्यूम द 44 लेबर लॉस इनटू द 4 कोर्ट्स, बिल्कुल सही है। 44 लेबर लॉ हैं जो 4 कोर्ट्स में आपका क्या किए हैं, सब्स्यूम किए गए। तो आपका आंसर बन जाएगा 2, 3 और 4। रिसेंट की न्यूज़ है इसलिए बोलता हूँ, करंट अफेयर्स भी पढ़ लिया करो, करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है ना। उसमें इन चीज़ों के बारे में सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो लिखा हुआ था यूनियन कैबिनेट अप्रूव द अमेंडमेंट टू द लेबर कोड्स ऑन द September 8, 2020 It subsumed the 44 labor laws into the 4 codes, namely the on wages, industrial relations, social security and the safety, and the health and the working condition. The bill proposes that the employee can strike only after the providing notice 14 days prior to the strike. याद रखना कि जब कभी स्ट्राइक करनी होगी ना, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 14 दिन का आपको प्रायर आपको क्या देना पड़ेगा, नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, हाँ कि भाई हम 14 दिन के बाद स्ट्राइक पे जाएंगे, उससे पहले आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है, जो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये तो था, यहाँ पर देखो लिखा हुआ था कि इट प्रोहिबिट द स्ट्राइक इन द एस्टेब्लिशमेंट विदाउट एनी एक्सेप्शन। नहीं, बिल्कुल होता है भाई, आपको विदाउट एक्सेप्शन का मतलब क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, 14 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, उसी के बाद आपका क्या होगा, आप कर सकते हैं। तो 14 दिन का आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, ठीक है ना, अपने किसको बोल सकते हैं, एम्प्लॉयर को जिसने आपको रखा हुआ है, कंपनी को। उसके बाद ही आप स्ट्राइक पे जा सकते हैं। नेक्स्ट लिखा, फैक्ट्रीज माइंस एंड द प्लांटेशन नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द सेंटर्स और द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर द फ्राइंग देयर वर्कर्स। बिल्कुल सही है, फैक्ट्रीज माइन और प्लांटेशन इनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि जो एक्चुअल में ना ये जो आपके लॉज आते हैं, ये एक्चुअल में ये आपका 7 शेड्यूल है, आप जानते हैं 7 शेड्यूल है, तो उस लिस्ट से बात करता है। और ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, किसका, कॉन्करेंट मतलब होता है आपका समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची कहाँ से लेके हमने, ऑस्ट्रेलिया से। और अगर लिस्ट की बात की जाएगी तो आपका इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है आपका 1935 का। तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है कि आपके स्टेट और यूनियन, मतलब जो आपका यूनियन होता है वो क्या करता है, दोनों क्या कर सकते हैं, आपके बना सकते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का क्या होता है, इंटरफेयर हो सकता है। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल वुड ऑल्सो भी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। बिल्कुल सही है, आपका इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल तो होता है, आपका नेशनल ट्राइब्यूनल होता है, उसके अलावा आपका क्या हो जाता है, लेबर कोर्ट आ जाता है। अब लिखा हुआ हाईलाइट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019, कौन कौन से देखो, द बिल रिकग्नाइज द ट्रेड यूनियन, उसने ट्रेड यूनियन को क्या किया, रिकग्नाइज किया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा पेपर में, गारंटी, इस बात की गारंटी, ये आने क्योंकि अभी आपके अमेंडमेंट हुए हैं। द कोड विल डिफाइन द एरियाज एंड द कंडीशन टर्म्स इन द विच फिक्स टर्म्स एम्प्लॉयड कैन बी अलाउड। तो इनमें किन के लिए आपका फिक्स टर्म जो एम्प्लॉयमेंट है जिनके पास, उनके लिए ये आपका क्या है, बना हुआ है। नेक्स्ट आता है द बिल सीक्स टू रिप्लेस 3 लेबर लॉस, इसने 3 लेबर लॉस को आपका क्या किया है, आपका क्या किया, अमेंड किया है, मतलब उसमें कुछ अमेंडेड हुए हैं और उन्होंने रिप्लेस किया है। तो पहला आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, फिर आता है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का, फिर आता है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट आपका स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 का। तो देखो ट्रेड, फिर कौन सा आपका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, फिर डिस्ट्रीब्यूट 1926, 46 एंड 47। तो 46 एंड 47 तो याद कर लोगे, एम्प्लॉयमेंट दोगे, पहले एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ऐसे याद करना, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तभी तो डिस्प्यूट करोगे, तभी तो डिस्प्यूटेड होगा। तो 1946 एंड 47, और एक ट्रेड यूनियन याद करना 1926 के आसपास, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलता है, रिवर हैज़ बीन कैप्ट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7, ये तो बता दिया मैंने, 7वें उसमें आता है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोथ कैन मेक द लॉज टू रेगुलेट दैम।
चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, 2017 में अमेंडमेंट हुआ था और मैटरनिटी बेनिफिट को कहाँ लेके गए थे, ये 26 वीक तक लेके गए थे। बात समझ में, 12 से लेके कहाँ गए थे, 26 पे गए थे। 26 वीक की क्या मिल सकती है, मैटरनिटी बेनिफिट मिल सकता है किनको, महिलाओं को। तो चलो पढ़ लेते हैं। लिखा द एक्ट, अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है। तो लिखा द एक्ट अप्लाइज टू ऑल द एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयड लेस देन द 10। अरे ये उनके लिए नहीं है जिनके क्या है, जिनके बोल सकते हैं कोई भी अगर फर्म है तो 10 या 10 से कम नहीं, या 10 से कम के लिए नहीं, ये आपका 10 और 10 से ज़्यादा के लिए, तभी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के अंतर्गत आएगा। तो कम नहीं है, ज़्यादा है, तो ये हो गया गलत। अगर ये गलत हो जाता तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो ऑटोमेटिकली आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखा द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट हैज़ इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द पेड मैटरनिटी लीव फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 12 वीक्स टू 26 वीक्स। मैंने बताया था लगभग जो क्या होता है, जो आपका बोल सकते हैं कि जो बच्चा होता है 9 महीने के लिए जो आपका होता है माँ के पेट में होता है, तो ये जो पीरियड चलता है आपका कितने तक चलता है, 40 वीक्स का चलता है, आई थिंक सो, 7 चौक 28, हाँ 280 दिन के आसपास होता है, 40 वीक्स का होता है। तो 26 वीक्स तक की क्या मिलती है, महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलती है। उसमें क्या होती है कि उन्हें सारी सैलरी और जितने भी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, और इसके अलावा उन्हें क्या मिलता है, मेडिकल आपका भी मिलता है, 3500 रुपये के आसपास मिलता है, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा क्या होता है कि उन्हें एक एक्स्ट्रा मंथ भी छुट्टी दी जाती है 26 वीक के बाद, वो क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, मतलब 30 वीक तक मिल सकती है उन्हें छुट्टी ये आपने याद रखना है। फिर अगर वो ऑफिस ज्वाइन करती हैं तो लगभग 4 से 5 टाइम पे तो उन्हें क्या मिलेगा, ब्रेक मिलेगा। वो अपने बच्चों को ला सकती हैं, जो आपका बिल्कुल जो इन्फेंट होता है वो अपने साथ ला सकती हैं। तो 4, आई थिंक 4 क्या होते हैं बीच में ब्रेक उनके लिए अलाउ होते हैं, बाकी के लिए कितना होता है, एक ही होता है आपका, ठीक है ना। द पर्सन मस्ट हैव बीन वर्किंग एज द एम्प्लॉय इन द एस्टेब्लिशमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ द एटलीस्ट 90 डेज विद इन द पास्ट 12 मंथ। अच्छा ये किसके लिए लागू होगा, चलो मान लो कि 10 या 10 से ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, 12 से 26 वीक की आपने छुट्टी बोल दी, पर किन के लिए। अब मान लो कि कोई महिला है, उसने 10 दिन पहले ज्वाइन किया है, तो क्या उसके लिए होगा, नहीं। कम से कम पिछले 1 साल से वो जॉब कर रही हो, और कम से कम 80 दिन, यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, 90 गलत है, कम से कम 80 दिन वो वर्किंग डेज निपटा चुकी हो पिछले 1 साल के अंदर। अच्छा, वुमेन कांट ब्रिंग द चाइल्ड टू द ऑफिस एज अ क्रीच फैसिलिटी नॉट अवेलेबल इन द एस्टेब्लिशमेंट। नहीं, अपने बच्चे को ला सकती है, इन्फेंट्स को बिल्कुल ला सकती हो, ठीक है ना, तो ये भी गलत हो जाता है। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में गारंटेड पूछा जाएगा इससे आपका मैटरनिटी लीव, जो आपका क्या अमेंडमेंट 2017 है। तो लिखा हुआ द एक्ट अप्लाइज टू ऑल द एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग द 10 और मोर एम्प्लॉयज़, तो बिल्कुल सही है। वहाँ पे क्या था, गलत था कि वो कम के लिए बोल रहा था, लेस देन 10 बोल रहा था। द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट हैज़ इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द पेड मैटरनिटी लीव्स अवेलेबल फ्रॉम द एक्जिस्टिंग 12 वीक्स टू 26 वीक्स। तो 12 से कितना कर दिया, 26 वीक का कर दिया है। अ वुमेन ओनली मस्ट हैव बीन वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ द एटलीस्ट 80 डेज, देखो 80 डेज विद इन द पास्ट ऑफ द 12 मंथ। तो कम से कम कितने दिन का काम किया होना चाहिए उसका, 80 दिन का, पिछले 12 महीने में। दिस एक्ट मेक द क्रीच फैसिलिटी मैंडेटरी फॉर द एवरी एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग द 50 और मोर एम्प्लॉयज। अब ये क्रीच फैसिलिटीज क्या होती हैं, जैसे लिखा हुआ वुमेन एम्प्लॉयज वुड बी परमिटेड टू विजिट द क्रीच 4 टाइम्स ड्यूरिंग द डे। क्रीज का मतलब जानते हैं आप क्या होता है, रेस्ट इंटरवल मिलेगा 4 बार उन्हें, बीच में क्या मिलेगा, रेस्ट पीरियड मिलेगा। जैसा होता है ना बीच में कि आपका क्या होता है, लंच का आपका क्या होता है, लंच ब्रेक होता है, तो वहाँ पे आपको आधा 1 घंटे का क्या मिल जाता है, ब्रेक मिल जाता है। वैसे ही जो लिमिट बना रखी है वो ये बना रखी है कि आपका आधे घंटे का ब्रेक तो होना चाहिए। तो महिलाओं के आपका कितना है, 4 घंटे का, सॉरी 4 टाइम पे वो क्या ले सकती है, रेस्ट ले सकती है। अच्छा लिखा हुआ था द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर इफेक्टिव फ्रॉम द 1 अप्रैल 2017। द एक्ट अप्लाइड टू द ऑल द एस्टेब्लिशमेंट विच इंक्लूड द फैक्ट्रीज माइंड द प्लांटेशन वर्क फ्रॉम होम फॉर वुमेन। अच्छा मैंने एक और चीज़ बताई थी इससे पहले वाले लेक्चर्स में क्लियर कर चुका हूँ कि महिलाएं क्या कर सकती है, 26 वीक के बाद अगर एक्सपायर हो जाता है टाइम, और ये दिक्कत उन्हें लगती है कि उन्हें अभी ऑफिस जाएंगी तो काफ़ी दिक्कतें हो सकती है, परेशानी हो सकती है, तो वो क्या कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं अगर वो फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद है। तो लिखा वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम द वुमेन फॉर द वुमेन which may be exercised after the expiry of the 26 weeks depend on the nature of the work. The provision of the crease facility section 11A याद रखना shall be effective from the 1st of July 2017। अच्छा चलो देख लेते हैं, बाकी चीज़ें पढ़ लेते हैं, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ तो फिर से देख लेते हैं। देखो लिखा एडॉप्शन ऑफ द चाइल्ड, अगर बच्चे को गोद लिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है, गोद लिया जा रहा है, या आपने क्या सैरोगेसी के थ्रू क्या बच्चा पैदा किया। सैरोगेसी मतलब क्या होता है, किराए की कोख में, आपने खुद बच्चा पैदा नहीं किया बल्कि क्या होता है, सैरोगेट मदर रखी है, तब कौन सी कंडीशन बनेगी, तो देखो कौन सी कंडीशन बनेगी। तो द एक्ट ऑल्सो सिक्योर द 12 वीक्स ऑफ द मैटरनिटी लीव फॉर द मदर्स अडॉप्टिंग अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ द 3 मंथ्स। अगर कोई भी महिला 3 महीने से छोटे बच्चों के लेती है, आपका गोद लेती है, अडॉप्ट करती है, तो उसके लिए कितनी मैटरनिटी लीव होगी, 12 वीक की तो होगी, तब 26 नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा दूसरी कंडीशन है,
3 month एज वेल एज टू कमिशनिंग द मदर, बायोलॉजिकल जो मदर होती हु ऑप्टेड फॉर द सैरोगेसी. 12 weeks पीरियड इन दीज केसेस विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द चाइल्ड इन द हैंडेड ओवर टू द एडॉप्टिव और द कमिशनिंग मदर. तो अगर सैरोगेट कोई मदर है तो जैसे बच्चा पैदा होता है उसके 12 वीक तक माँ के कर सकती है, अब छुट्टी ले सकती है. ठीक है ना. सैरोगेट मदर समझते हो, जैसे मैंने तुम्हें बताया शिल्पा शेट्टी थी, या फिर मैंने बताया था जो गौरी खान है, शाहरुख खान की जो कौन है आपकी वाइफ है, तो वो जो है वो दंपति एक्चुअल में यहाँ पे केवल महिलाओं का काम नहीं आता. देखो, पुरुष का एग ले लिया जाता है, सॉरी महिलाओं का एग ले लिया जाता है और पुरुषों का मतलब जो मेल होता है उसका स्पर्म ले लिया जाता है. ठीक है ना. और इन्हें क्या किया जाता है फैलोपियन ट्यूब के बाहर, क्योंकि महिलाएं अगर देखो होता क्या कि 35 एज के बाद महिलाओं में थोड़ा सा दिक्कत आने लग जाती है. ठीक है ना. बच्चा पैदा करने से उनमें हो सकता है, जैसे मैंने बताया था क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, मैंने सारा टॉपिक पढ़ा रखा है, आप उन वीडियोस को देखना तो उसमें आप समझेंगे कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी बच्चों में आ सकती है अगर 35 से एज ज़्यादा हो जाती है किनकी, महिलाओं की. उसमें क्या होते हैं जो चांस होते हैं वो ब्राइट हो जाते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के. और खासकर जो महिलाएं, आप मान के चलो 50 साल की कोई महिला है तो फिर तो दिक्कत आनी आनी है फिर ना बच्चा पैदा होने में. तो क्या किया जाता है, एक किराए की कुक ली जाती है. किराए की कुक मतलब आपने मान लिया कि कोई 30 साल की औरत थी, उसे आपने क्या कर दिया सैरोगेट मदर बना दिया. तो एग और स्पर्म को फर्टिलाइज किया जाता है, इसको कहाँ डाल दिया जाता है, उस सैरोगेट मदर के कहाँ डाल दिया जाता है, यूट्रस वॉर्म में डाल दिया जाता है. वो फिर बच्चे को पैदा करेगी और फिर दंपति को दे देगी. कंडीशन होती है, पर अगर बच्चा मान लीजिए किसी भी तरीके से उसमें क्या मानसिक विकार आया या फिजिकल कुछ भी यानी कि डिसेबिलिटी है, तब भी बच्चे को रखना पड़ेगा, याद रखना, फेंक नहीं सकते. तो ये भी आपने याद रखना. ये अब आज का क्या बोलते हैं आपका अभी ये रूल आया है. तो फिर क्या होगा अगर सैरोगेट मदर है, या फिर आपका क्या है कि आपने तीन महीने से छोटा बच्चा आपने के लिए गोद लिया, फिर आपको 12 हफ्ते की छुट्टी मिल जाएगी. अच्छा, क्रीज फैसिलिटी देख लेते हैं. तो लिखा द लॉ मैंडेट दैट एवरी एस्टेब्लिशमेंट विद ओवर द 50 एम्प्लॉयज मस्ट प्रोवाइड द क्रीज. जहाँ पर अब यहाँ पे वो नहीं है आपका 10 से ज़्यादा नहीं, अगर मान लीजिए कहीं पर 50 से ज़्यादा इंप्लॉयज़ हैं तो वहाँ पे क्रीज फैसिलिटीज़ आपको दे दी जाएगी. आपको क्या है 4 टाइम पे आपको क्या मिल जाएगी, आपको बोल सकते हैं एक तरीके का आपको क्या मिल जाएगा, गैप मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपने बच्चे के साथ वो टाइम स्पेंड कर सकती हैं, लैक्टेट कर सकती हैं, बच्चे को दूध पिला सकती हैं. इस तरीके से कंपनी शुड नोट दैट द दिस पर्टिकुलर प्रोविजन विल कम इनटू द इफेक्ट फ्रॉम द जुलाई 1, 2017. वर्क फ्रॉम होम तो अभी बता दिया. द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द ऑप्शन फॉर द वुमेन टू नेगोशिएट द वर्क फ्रॉम द होम इफ दे रीचेज एन अंडरस्टैंडिंग विद देयर एम्प्लॉयर्स आफ्टर द मैटरनिटी लीव. अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग है तो वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है. अच्छा, पेमेंट की अगर बात करें, अंडर द प्री एग्जिस्टिंग मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में आया था, एवरी वुमन इज इंटाइटल्ड टू एंड हर एम्प्लॉय रिलेबल फॉर द. अच्छा, एम्प्लॉयर कौन, जिसने उन्हें नौकरी पर रखा है. द पेमेंट ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एट द रेट ऑफ द एवरेज डेली वेजेस फॉर द पीरियड ऑफ द एम्प्लॉयज एक्चुअल अब्सेंस फ्रॉम द वर्क अपार्ट फ्रॉम द 12 वीक्स ऑफ द सैलरी. अ फीमेल वर्कर इज इंटाइटल्ड टू मेडिकल बोनस. कितने रुपए का, 3500. मैंने बताया था सैलरी तो पूरी दी जाएगी, उसके अलावा मेडिकल बोनस भी कितने का होगा, 3500 रुपये तक दिया जा सकता है. इमरजेंसी प्रोविजंस की बात कर लेते हैं. द 1961 एक्ट स्टेटेड दैट द इन इवेंट ऑफ द मिसकैरेज ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी द एम्प्लॉय इज इंटाइटल्ड टू 6 वीक ऑफ द पेड मैटरनिटी लीव. एम्प्लॉय आर also entitled to additional month of the paid leaves in the case of the complication arises due to the pregnancy. तो याद रखना क्या किया जा सकता है, इंटाइटल मतलब ये बोल रहा है एडिशनल मंथ का क्या कर सकते हैं आप, पे करना होगा अगर किसी भी तरीके से महिलाओं को जैसे प्रेगनेंसी में दिक्कत आ गई, डिलीवरी पॉइंट में प्रीमेच्योर बर्थ हो गया बच्चे का, मतलब 9 महीने की जगह 8 या 7 महीने में बच्चा पैदा हो गया, मिसकैरेज हो गया, मेडिकल टर्मिनेशन हो गया, ट्यूबिक्टोमी ऑपरेशन हो गया. ठीक है ना, मतलब नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू ना हो और ऑपरेशन के थ्रू बच्चा हो गया, तो उस केसेस में क्या होगा, पहले पैसे देने पड़ेंगे एडवांस में. तो ये आपने याद रखना है, ये इमरजेंसी प्रोविजंस है. तो ये था आपका आज का वीडियो. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके, जिसमें लगभग आपके कितने होंगे, 10 क्वेश्चन और होंगे 71 से लेकर 80 तक. उसके बाद क्या होगा कि आपका एक इंग्लिश रह जाएगा, तो उसको तो 20 क्वेश्चन होंगे और फिर मैथ्स रह जाएगी. ठीक है ना, तो उसको एक एक वीडियो में निपटा देंगे और आपका ये मॉडल पेपर 5 कंप्लीट हो जाएगा. तो इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर लूँगा. वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, सब्सक्राइब करते ही आपको क्या होगा कि बेल आइकन देखिए, कि बेल आइकन प्रेस करके आप ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना. ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करते ही आपको क्या होगा कि जितने भी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी. बाई चांस अगर वहाँ से कभी भी मिस होती है, यूट्यूब से आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो टेलीग्राम पे आप कनेक्टेड है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. मैं तुरंत ही क्या कर दूँगा, लिंक डाल दूँगा जैसे वीडियो अपलोड होता है. उसके अलावा मैं फेसबुक पे भी लिंक अपलोड कर लेता हूँ, वहाँ पर भी आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं. हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ पर भी आप हमें
या हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।